So hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes today I am there with you with FDS unit number 2. So आज मैंने एक पोल डाला था जिसमें आपको पूछा था मैंने कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए एंड आई विल कवर ऑल द थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन. तो सबसे ज्यादा लोगों ने FDS यूनिट 2 पे वोट किया था, तो चलिए उसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं. बहुत मतलब FDS ऑफ कोर्स सबके ज्यादा डिमांड है, तो चलिए आज उसी से स्टार्ट करते हैं. एंड अभी मैंने अपना चैनल खोल रखा है तो आपको एक चीज दिखानी है यार. सबसे पहले तो इसको जल्दी से 10K कर दो, ज्यादा कुछ है नहीं आपके लिए, तो जल्दी से इसको 10K कर देना. एंड हियर आपको मैं वीडियोस के अंदर दिखा दूं कि कौन से हमारे, जैसे ऑफ कोर्स सीजी चल रहा है ना, तो सीजी थोड़ा सा जिसको भी हार्ड लगता हो भाई ये वीडियोस देख लो, आपको बहुत ईजी लगेंगे. सारे के सारे जो भी पॉइंट्स है उसके बहुत डीपली एक एक पॉइंट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है. एंड ऑफ कोर्स आगे एक ही यूनिट पार्ट आपका बचता है जिसमें हम जो सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम है वो देख लेंगे, ठीक है. देन यूनिट 1 आपका DLD का कंप्लीटेड है भाई, जिसके अंदर सबसे इजी तरीके से मैंने हर चीज को एक्सप्लेन किया है ना. पार्ट 1 में सब बेसिक्स है, देन के मैप, देन क्वीन मैक्लस्की, ठीक है. एक और पार्ट में इसके ऊपर लेकर आऊंगी ऑफ कोर्स जिसमें आपको डोंट केयर की कंडीशन के साथ क्वीन मैक्लस्की एक्सप्लेन करूंगी एक एग्जांपल, ठीक है. देन ऑफ कोर्स DMD आपका पार्ट 1 कंप्लीटेड है, ऊप्स भी पार्ट 1 कंप्लीटेड है. नाउ कंप्लीट नहीं है ऑफ कोर्स, थोड़ा सा पार्ट उसका बाकी है, वो हम देख लेंगे, इजी है. FDS के बारे में बात कर रही थी मैं, तो FDS का जो पार्ट 1 है उस पे सबसे ज्यादा लोगों का प्यार है, दैट इज ऑफ कोर्स 15K व्यूज. बहुत ज्यादा लोगों को ये पसंद आया है FDS यूनिट 1. तो आई विल होप कि दिस यूनिट विल ऑल्सो लाइक यूनिट 2 जो है ना वो भी ऐसा ही आपने मतलब सब तक पहुंचाना है, ठीक है. तो क्योंकि सबको यही मतलब ऐसे लेक्चर्स मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो मतलब वो होता है ना कि एकेडमिक्स कैसे ऑफ कोर्स उसको मतलब टैकल करे, तो बहुत सिंपल वे है. एंड आई ऑलवेज टीच इन वेरी सिंपल वे, ताकि आप सबको बहुत इजीली हर टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है. तो चलिए बस ये मुझे इसीलिए दिखाना था. एक टारगेट आपका ये है कंप्लीट करना एंड एक टारगेट इस वीडियो को आपको वायरल करना है, ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट पार्ट आपको जो भी चाहिए होंगे प्लीज वैसे आप कमेंट करते जाना एंड आपको वैसी चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है. तो कमिंग टू द टॉपिक दैट इज आर यूनिट टुडे, ठीक है. तो यूनिट 2 है, दैट इज ऑफ कोर्स FDS, है ना. तो उसके लिए आपको क्या है, इसका नाम है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. भाई कुछ भी नहीं है, बस अरे पढ़ना है हमें इस यूनिट के अंदर. थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं वो स्पार्स मैट्रिक्स पढ़ना होगा, थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स को पढ़ना होगा, बस यही 2-3 चीजें इस यूनिट के अंदर, ज्यादा कुछ है नहीं. लेकिन हाँ ये बोल दूं थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस यूनिट पे, तो थोड़ा सा टफ एंड पे जा सकता है. चलो सिलेबस के बारे में बात कर लें. तो देखो सिलेबस से मैं पहले आपको ये बता दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स आपकी हर सब्जेक्ट की यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक मैंने आपके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया. एंड अगर आपने नहीं अभी तक ज्वाइन किया है तो भाई आप सबसे पीछे रह सकते हो, क्योंकि बहुत लोग उसका फायदा ले रहे हैं एंड बहुत सिंपल शॉर्ट नोट्स वहां पर प्रेजेंट है. आपको अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए. लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है गूगल फॉर्म की, उस गूगल फॉर्म को फिल करो एंड आपको वहां प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है. तो प्लीज वहां पर आपको सब मिल जाएंगे. जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन बैंक्स की बात कर रही थी, तो मैंने आज ही क्वेश्चन बैंक सबकी डाली है एंड बहुत ज्यादा इजी वे में अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आपको आउट ऑफ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता. एंड अगर आप सारे नहीं भी कर पा रहे हो, अगर उसके 50-60% भी क्वेश्चंस आपने कर लिए तो डेफिनेटली पास तो आप हो ही सकते हो, ठीक है. तो क्वेश्चन बैंक तो मैंने वहां पर दे दिया. एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको हर चीज लाइक आप एग्जाम से पहले आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशंस आई विल अपलोड ओवर देयर, ठीक है. तो आपको एग्जाम से एक रात पहले, जो ऑफ कोर्स मेजरली सारे इंजीनियर्स उस दिन पढ़ते हैं, तो बस उसी दिन आपको सारे इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी. तो बताओ उससे अच्छी चीज आपके लिए हो ही क्या सकती है ना. तो प्लीज आप ज्वाइन कर लो, पूरे सेकेंड ईयर आप टेंशन फ्री रहोगे, आपको कुछ और चीज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो चलिए अभी मैं सिलेबस के बारे में बात कर रही थी यूनिट 2 के. तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है यूजिंग सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है हमने टाइप्स वगैरह सब पढ़ लिए थे यूनिट 1 में. एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर उसका एक पार्ट था, लेकिन हमें यूजिंग सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हमें उसको इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर पढ़ना है.
इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें एरे के बारे में पढ़ना है एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर कुछ भी नहीं, हम उसके ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगे एंड ऑफ कोर्स ऑपरेशंस ऑन एरे ही एक मेजर पार्ट होगा जो हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। देन मर्जिंग ऑफ टू एरेज, तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, मतलब आप अगर देखोगे ना उसका प्रोग्राम तो बोलोगे भाई ये भी टॉपिक रखना, एक मतलब ऐसे मेजरली एक टॉपिक दिखाना जरूरी था क्या। चलो फिर स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन अंडर एड्रेस कैलकुलेशन, ये बहुत ही इजी है, हम अभी देख लेंगे इसको। एक फॉर्मूला एंड उस एक फॉर्मूला को यूज करके आप बस कैलकुलेट कर सकते हो। देन रो मेजर कॉलम मेजर है एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज हैं, 2 डायमेंशनल एरेज हैं। देन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ कोर्स। देन पॉलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल हमें करना है जिसमें हम पॉलिनोमियल का एडिशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल एज एरे ऑफ स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर करना सीखेंगे। देन स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा रिमेम्बरिंग ज्यादा है, तो इसको जो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा दूंगी स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो हम इसको समझ लेंगे। इसका एडिशन, ट्रांसपोज, सिंपल, फास्ट, इसमें थोड़े से स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो मैंने स्टेप्स इतने इजीली लिखे हुए हैं, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, देन एरेज, देन पॉलिनोमियल आपको एंड स्पार्स मैट्रिक्स, बस इतनी चीजें अच्छे से कर लो एंड ऑफ कोर्स जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट, दैट इज सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले जैसे यूनिट का नाम हमने देखा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से तो हम फेमिलियर है, बट सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस हमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हम इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। क्या है, इन कंप्यूटर साइंस सिक्वेंशियल एक्सेस मीन्स दैट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स सच एज डेटा इन अ मेमोरी एरे और अ डिस्क फाइल और एवरीथिंग लाइक हियर इज एक्सेस्ड इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर्ड सीक्वेंस। यानी कि प्री डिटरमाइंड ऑर्डर्ड सीक्वेंस से ही हमें हमें हमारे जो डेटा है उसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो सिक्वेंशियली हम एक्सेस करेंगे तभी उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज समटाइम्स द ओनली वे ऑफ एक्सेसिंग द डेटा, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज ऑन अ टेप। देखो थोड़ा सा इजीली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए ऑफ कोर्स मैंने ये जो इमेज है वो रखी हुई है। क्या है, देखो सिक्वेंशियल एक्सेस, क्या डिफरेंस है सिक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस के अंदर। तो देखो भाई अब समझ लो, ये आपके क्या है, ये आपकी मेमोरी है ना, ये आपकी मेमोरी है, तो उसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 ये कुछ पोजीशंस हैं एंड आपको डेटा ट्रांसफर करवाना है। तो मुझे बताओ डेटा एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, 1 से मतलब पहले 1 पे आओगे, फिर 2 पे आओगे, फिर 3 पे, 4 5 6 7 8 लाइक दिस यू विल गो इन सिक्वेंशियल मैनर। बस कुछ भी नहीं है, इतना ही है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मतलब अब जब आपको अगर सपोज इसके ऊपर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, सिंपल डेफिनेशन लिखोगे, क्या, सिक्वेंशियल एक्सेस मींस दैट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सेस्ड इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर्ड सीक्वेंस, दैट इट, ठीक है। बस आप चाहो तो ये वाला इमेज दिखा लो, क्योंकि देखो इसमें सिक्वेंशियल एक्सेस हो रहा है, सिंपली 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस जा रही है। रैंडम एक्सेस के अंदर क्या होता है, जो हमारी जो मेमोरी होती है ना वो ही थोड़ी उल्टी पुल्टी होती है, तो हमारा जो एक्सेस है वो भी रैंडम जाता होता है ना। तो दैट इज नथिंग बट द रैंडम एक्सेस। तो सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो बस इतना ही है। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया है ना। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक हमें सब पता है, तो बस वही है स्लाइड के अंदर और कुछ भी नहीं है, जस्ट रिवीजन पर्पस के लिए मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख के लाई हूँ। The data structure where data items are organized sequentially or linearly one after other is called as linear data structure, है ना। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हमें क्या है पता है, वही बस हमें लिखना है कि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो डेटा है वो सिक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड है, बस, ठीक है। तो एक बार आप एक और बार पढ़ लो, आपको डेफिनेशन ऑफ कोर्स याद ही हो जाएगा। देन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्रैवर्सेस, देखो ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है, देखो हम इसको अभी देखेंगे भी। ट्रैवर्स बहुत सिंपल होता है, जैसे आपका एक एरे है, एरे के अंदर आपके 4 एलिमेंट्स है, सपोज 10 20 30 40, है ना। तो ट्रैवर्स करना मतलब क्या, हर पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है उसको प्रिंट करवाना, ठीक है, या उसको एक्सेस करना। सपोज एलिमेंट ऑन फर्स्ट पोजीशन ऑफ एरे इज 10, एलिमेंट ऑन सेकंड पोजीशन ऑफ एरे इज 20, एलिमेंट ऑफ इन थर्ड पोजीशन ऑफ एरे इज 30, दैट्स इट, ठीक है। तो वही होता है ट्रैवर्स करना। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, वो ट्रैवर्स करता है डेटा एलिमेंट्स को सिक्वेंशियल फॉर्मेट के अंदर, है ना। यानी पहले जो एलिमेंट है वो दिखेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले फिफ्थ दिखे, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, फिर नाइन्थ, ऐसे कुछ हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच वन डेटा एलिमेंट कैन डायरेक्टली बी रीच्ड, है ना।
इसके एग्जाम्पल्स आपके एरेज और लिंक लिस्ट एंड आई होप से ये आपको क्लिक हो रहे होंगे अगर आपने यूनिट 1 पढ़ लिया है ना। चलो एरे क्या होता है, देखो एरे की भी बेसिक नॉलेज हमने यूनिट 1 में देख ली थी, है ना, तो ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। ऑफ कोर्स अगर यूनिट 1 में नहीं, सपोज हमने ऊप्स में देख लिया है ना, तो एरे क्या होता है बेसिकली सबको पता है, वर्ड थोड़ा हाईफाई लेकिन बहुत इजी इसका कॉन्सेप्ट है। क्या है एरे इज अ कलेक्शन। देखो ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एरे का सिंपल डेफिनेशन जो कि आपको हर जगह बताना है, जहां पर भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे ना कि एरे क्या होता है, तो बस आपको यही बताना है क्या, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, दैट्स इट। सिमिलर डेटा टाइप का मतलब क्या होता है यार, डेटा टाइप तो बहुत है ना हमारे पास, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, बूलियन हो गया, स्ट्रिंग वगैरह, तो बस एक ही टाइप का आपके एरे के अंदर एलिमेंट होना चाहिए और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना, बस वही हो जाता है आपका एरे। सिंपल फॉर्मेट में याद रखना है तो एक लिस्ट याद रख लो, लेकिन लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, एक ही टाइप के हमें डेटा यूज करना है। सपोज नंबर है तो नंबर होगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर होगा, ऐसी चीज है, ठीक है, तो बस वही होता है एरे। अब आप टेक्निकल आप डेफिनेशंस वगैरह पढ़ सकते हो, है ना। बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज एरे के अंदर होती है इंडेक्स और वैल्यू। इंडेक्स क्या होता है सबको पता है, इट इज द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन एरे, है ना। हम लोकेशन ऑफ कोर्स हम जब अभी देखने वाले हैं तो एरे वगैरह का जो टॉपिक है वो बहुत इजी लग जाएगा। तो चलिए मैं आ गई हूँ अपने वीएस कोड के अंदर एंड अब हम सारे कोड करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एरेज वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़नी है। सो वी विल कम एंड वी विल सी ऑल ऑफ द थिंग्स ऑफ एरे ऑपरेशंस, वेरियस ऑपरेशंस जो हमने अपने पीपीएस के अंदर पढ़े थे लिस्ट के लिए, वही हम सब एरेज के लिए देखेंगे। एंड एरे को पाइथन के अंदर कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, है ना, क्योंकि हम पाइथन के अंदर एरे को एज सच यूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली एरे को क्या समझते हैं, एक लिस्ट समझते हैं पाइथन के अंदर। वो सारा कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस का है कि हम एरे को कैसे डिफाइन करें, करली ब्रेसेस एवरीथिंग, वो सब सी प्लस प्लस वगैरह के अंदर हम यूज करते हैं एंड एरे वहां पर एज सच एग्जिस्ट करता है। लेकिन पाइथन के अंदर अगर बात करने जाएं तो एरे को हम लिस्ट समझते हैं ना, लिस्ट समझते हैं। तो चलो देखते हैं कि मैं सबसे पहले एक फाइल बना देती हूँ, आपको वीएस कोड अपना खोल लेना है एंड आई विल से कि आप क्या करो, एक फोल्डर बना लो एफडीएस यूनिट 2, जैसे अगर आपने यूनिट 1 के लिए बनाया होगा यूनिट 2 के लिए बना लो, ताकि एग्जाम्स के वक्त आप जो कोड्स है ना वो एक तरफ आपको एक जगह सेव्ड मिले एंड जस्ट आप रिवाइज कर पाओ उनको, ठीक है। एरे डिक्लेरेशन, ठीक है, तो एरे डिक्लेरेशन के लिए हमें दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, दो मेथड्स होते हैं जिससे हम एरे को मतलब अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं इन पाइथन, ठीक है। तो पाइथन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया हम यूज नहीं कर सकते, मतलब एरे एज सच हमारा नहीं होता है कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर, लेकिन हाँ हम उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्ट यानी कि एरे जो है एक हमारी लाइब्रेरी हो सकती है जिसमें सारी हमारे फंक्शंस होंगे एंड एवरीथिंग जो कि एरे से रिलेटेड होंगे, तो हम सिंपली उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे पाइथन में हम लिखते हैं इंपोर्ट, है ना, एंड इंपोर्ट में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरे, ठीक है। एंड एज कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे कि एर मैं यहाँ पर ले रही हूँ, तो जब मैं ऐसा ये सेंटेंस लिख दूंगी ना तो मेरे पूरे कोड में मैं कहीं भी एरे के फंक्शंस को यूज कर सकती हूँ। लाइक जैसे कि इंसर्ट हो गया, देन आपका पॉप हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो एरे से रिलेटेड जितनी भी हम ऑपरेशंस हैं वो सब कर सकते हैं जब हम ये ऐसा इंपोर्ट करेंगे। और आप कोई एक दूसरा मैं आपको मेथड बताऊं जो कि हम यूज करेंगे, है ना, तो अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप सिंपल लिखो फ्रॉम, है ना, और एरे, और क्या लिखोगे, इंपोर्ट और स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू एरे, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो फॉर इंपोर्ट पर्पस, ताकि आप एरे जो है ना वो यूज कर पाओ पाइथन के कोड में, क्लियर है ना। तो मैं तो नीचे वाला यूज करूंगी, ठीक है, फ्रॉम एरे इम्पोर्ट स्टार, ठीक है। अब जैसे कि हम डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो अपने एरे को, है ना, कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, ये एक पॉइंट बनता है। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम एरे इम्पोर्ट, यानी कि अब एरे जो है वो मेरे कोड में इम्पोर्ट हो चुका है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एरे एक वेरिएबल बनाऊंगी, है ना, एरे एक वेरिएबल बनाऊंगी एंड उसके अंदर क्या करूंगी, मैंने जो एरे मेरी जो नाम है ना एरे का, उसके अंदर मैं ऐसे एक बना दूंगी, ठीक है, मेथड।
अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, इसके अंदर मुझे दो चीज़ों को ऐड करना है, यानी कि सबसे पहले तो मुझे ऐड करना है अपना इंडेक्स। देखो मुझे यहाँ पर सजेशंस आने लगे हैं ना, अब आप ऐसे स्मार्ट कोड एडिटर्स यूज करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, देखो डेटा टाइप्स आपके कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह होते हैं ना। तो हमें क्या लिखना है, हमें इंट पूरा एज सच नहीं लिखना है, ठीक है, हमें ऐसा इंट नहीं लिखना है। ओके, हमें क्या लिखना है, हमें सिर्फ लिखना है आई। समझ में आ गया, ऐसे लिखना होगा हमें। तो यहाँ पर जो ऐसा हमने बनाया है इसके अंदर हम लिखेंगे आई, तो इससे समझ में आ जाएगा कि क्या है, इंटीजर है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें अपना एरे देना है। एरे यानी कि जो भी हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जैसे सी प्लस प्लस के अंदर करते थे, हम क्या करते थे, हम एरे को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते थे, है ना, कॉमा से सेपरेट करके। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, एरे को हमें पाइथन में लिस्ट कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, लिस्ट कंसीडर करना है। तो हम उसको लिस्ट ही के ही फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे। समझ में आया। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में सपोज मेरी जो एरे है वो है 10, 20, 30, ओके। देन यहाँ पर मैं 50 तक लिख लेती हूँ, ठीक है, 40 एंड 50, ठीक है। तो बस अब मैंने ऐसे लिख लिया। अब मेरी जो ये एरे है ये पूरी यहाँ पर डिक्लेयर हो चुकी है, एंड एरे डिक्लेरेशन का जो काम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब मुझे अगर इसको प्रिंट कराना होगा ना, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगी एरे, ठीक है, जो कि मेरे इसमें एर वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तब आप देखोगे कि ये जो है एरे आई 10, 20, 30, 50 मतलब 50 तक, तो ये पूरा प्रिंट होगा। देखो ये पूरा प्रिंट होगा, यहाँ पे देखो हुआ ना पूरा प्रिंट, एरे भी हुआ, आई भी हुआ, 10, 20, 30, 40 भी हुआ, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा पूरा हमने यहाँ पर दिया है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो। फॉर लूप यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लाइन में जैसे कि 10 आ गया पहले, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो वो कैसे करोगे, देखो, तो आपको फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। एंड अब फॉर लूप सी प्लस प्लस में ऐसे यूज करते हैं, आई प्लस प्लस वगैरह, है ना, आई इक्वल टू 0 एंड ये वाला, ठीक है। लेकिन आप जब पाइथन में फॉर लूप यूज करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, फॉर, फिर कोई आपको वेरिएबल लेना पड़ता है, सपोज एलिमेंट, फिर इन, जिसमें आपको चेक करना है, किसमें आपको चेक करना है बताओ, आपको चेक करना है एर के अंदर, है ना, हम एर के अंदर स्टोर करे हुए हैं हमारे एरे को, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें देना होता है कोलन, एंड देन एंटर, देन इंडेंटेशन के हिसाब से हमें यहाँ पर लिखना होगा प्रिंट। अब प्रिंट में हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे वो, ठीक है, जो हमारा एलिमेंट है वो लिखेंगे। अब देखो, अब आप देखोगे तो 10, 20, 30, 40 कैसे प्रिंट होगा, देखो हुआ ना, ऐसे प्रिंट, ऐसे प्रिंट हुआ। तो ये आप दोनों भी तरीके से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जो भी मैक्सिमम चीजें हैं मैं आपको बताते चल रही हूँ। मैंने आपको दोनों भी बताई कि आपको इंपोर्ट कैसे करना होगा, एंड मैंने आपको दोनों मेथड बताए कि आप डिस्प्ले कैसे करवा सकते हो, ठीक है। तो आप जो चाहो, जो मेथड आप चाहो वो यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्लियर। अब हमने एक्सेसिंग वाला जो पार्ट है वो देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे स्लाइसिंग, ठीक है, स्लाइसिंग। अब मुझे बताओ स्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है। एक काम करते हैं, स्लाइसिंग से पहले हम एक्सेसिंग देख लेते हैं, फिर वो इजी जाएगा हमें, ठीक है। एक्सेसिंग, ओके। तो एक्सेसिंग के अंदर मतलब, एक्सेसिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेसिंग मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर 10 है, तो ठीक है, मुझे क्या चाहिए, अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिखा है तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी कि हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर पाए, है ना, 20, या फिर अगर मुझे 50 चाहिए तो मुझे सिर्फ 50 मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, डेफिनेटली हम इसको इंडेक्सिंग के हिसाब से करेंगे। कैसे करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूँ, ओके, एंड मैं यहाँ पर लिखूँ क्या, यहाँ पर सपोज मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फर्स्ट एलिमेंट, ओके, फर्स्ट एलिमेंट। एंड यहाँ पर अब देखो कॉमा से हम सेपरेट करते हैं ना, कॉमा से हम सेपरेट करते हैं जो भी हमें लिखना होता है। तो हम यहाँ पर कॉमा लिखेंगे, एंड देन एरे, एंड देन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिखूंगी, मुझे जो भी एलिमेंट चाहिए। जैसे फर्स्ट एलिमेंट लिखा है ना, तो उसकी इंडेक्स क्या होगी बताओ मुझे, फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स क्या होगी, ऑफकोर्स 0 होगी, है ना, 0 होगी। तो अब देखते हैं कि मुझे 10 प्रिंट होता है क्या, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू 10, यस करेक्ट, है ना। तो देखो ऐसे ही चाहिए था, तो हम ऐसे कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर, मैं नीचे इसको यहाँ पर लिखूं, सपोज सेकेंड एलिमेंट,
तो मेरे पास सेकेंड एलिमेंट चाहिए, तो मुझे बताओ जब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4, तो मेरा जो सेकेंड एलिमेंट आएगा वो आएगा फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, है ना। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ फर्स्ट एलिमेंट 10, सेकेंड एलिमेंट 20, करेक्ट है ना। तो देखो ऐसे ही मिल जाता है हमें, कितना सिंपल है। अब हमें क्या करना होगा, अब ये हो गया पूरा एक्सेसिंग, सॉरी यहाँ पर मैंने एक्सेसिंग डिक्लेरेशन लिखा है, यहाँ पर आपको लिखना होगा एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, ठीक है, एरे एलिमेंट। तो अब मुझे बताओ, आपको समझ में आ गया एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, है ना, कैसे एक्सेस कर पाते हैं हम, सिंपल है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सिंपल एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स हो गया, अब हम करेंगे स्लाइसिंग, ठीक है। तो स्लाइसिंग क्या होता है, बस एक्सेसिंग समझ में आ गया ना, तो बस स्लाइसिंग आपको समझ में आ जाएगा। स्लाइसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे समझो एक्सेसिंग का एक स्टेप और करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पर हम क्या कर पा रहे थे, एक्सेसिंग के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे थे, है ना। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे सपोज एक साथ तीनों एलिमेंट्स चाहिए, या एक साथ मुझे दो एलिमेंट्स चाहिए, या एक साथ मुझे चार एलिमेंट्स चाहिए, ऐसा अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगी, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे तो कर नहीं सकती, है ना, यहाँ पर तो मैं कर नहीं सकती, तो मुझे क्या करना होगा, मैं स्लाइसिंग करूंगी, ठीक है। तो देखो स्लाइसिंग का बहुत सिंपल है, सपोज मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर मैं प्रिंट लिख रही हूँ, ठीक है। प्रिंट लिखने के बाद आपको अगर स्लाइसिंग परफॉर्म करनी है, स्लाइसिंग परफॉर्म करने के लिए आपको सिर्फ सिर्फ एकदम सिंपल करना होगा। जैसे यहाँ पर अब मैंने प्रिंट किया है ना, प्रिंट, अब जैसे मैंने यहाँ पर एरे लिखा, ओके, एरे के अंदर आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, एंड सपोज मैं यहाँ पर ना एक लिख देती हूँ, ये कमेंट, ताकि आपको समझ में आए यहाँ पर मैं कौन सा एलिमेंट ले रही हूँ, ठीक है। अभी सपोज मुझे चाहिए 10 से 30 तक, है ना, 10 से 30 तक, यानी कि फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट टू थर्ड चाहिए मुझे, है ना। तो फर्स्ट टू थर्ड देखते हैं हम कैसे यहाँ पर लिख पाते हैं। अब देखो फर्स्ट टू थर्ड यानी कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट है तो मतलब उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, सॉरी यहाँ पर ही मैंने 10 लिख दिया, ओके। यहाँ पर आपको लिखना होगा 0, है ना, 0 से स्टार्ट करेंगे तभी जाके वो फर्स्ट होगा, एंड देन हम कोलन देंगे, एंड उसके बाद हमें फोर्थ एलिमेंट तक आना है, हमें फोर्थ एलिमेंट तक आना है, लेकिन फोर्थ को भी प्रिंट करवाना ही, सॉरी थर्ड एलिमेंट तक आना है ना। तो थर्ड एलिमेंट तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ, 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ 3 लिखना होगा यहाँ पर, या 4 लिखना होगा, या 2 लिखना होगा, क्या लिखना होगा बताओ। जब हम 3 लिख रहे हैं, जब हम 3 लिख रहे हैं तो कहाँ तक एक्सेस हो रहा है, तो देखो जब हम 3 लिखेंगे ना तब हमारा 10 20 30 एक्सेस होगा। अब आप सोचते हो कि 3 क्यों लिखा, क्योंकि 0 1 और 2 ही है ना, तो हमने 3 को इंक्लूड क्यों किया। तो देखो जब हम स्टार्टिंग वाला करते हैं ना, तो देखो ये आपने पीपीएस में भी पढ़ा होगा, जब हम स्टार्टिंग वाला करते हैं तो वो वहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम एंड वाला जब देते हैं ना, यहाँ पर अगर मैं 3 दूंगी ना तो वो एक कदम पीछे तक का लेगा, है ना, उसको लेगा क्या, नहीं, उसके पहले वाले को लेगा, ठीक है। इसीलिए मुझे यहाँ पर 3 मेंशन करना पड़ा, यानी 0 1 2 3 40 का इंडेक्स मेंशन करना पड़ा, क्योंकि उसको मुझे यहाँ तक सिर्फ 30 तक ही चाहिए थे। अगर मैं सिर्फ 30 तक, यानी कि अगर मैं सिर्फ 2 ही करती ना, तो आप देखते मुझे 30 नहीं मिलता, मुझे यहाँ पर 30 नहीं मिलता, देखो 10 20 मिला, है ना। सो यही एक रीजन है जिसके लिए हम स्लाइसिंग जो है ना, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपके पीपीएस का है, अगर आपने वहां पर अच्छे से समझ लिया होगा ना तो यहाँ पर बहुत ईजी है। अगर आपको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जाके मतलब फ्रीली देख सकते हो पीपीएस का ये वाला सेशन, क्योंकि देखो हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमने पढ़ लिया है वो, एंड वी डोंट हैव टू स्टडी इट अगेन। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है तो आप क्या करो, आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लो, आप मेरा वीडियो नहीं देखना चाहते कहीं भी सर्च कर लो, आपको ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखो अभी सपोज मुझे एक और प्रिंट करवाना है, एंड देखो अब जैसे कि यहाँ पर था ना, यहाँ पर सपोज ये 0 है ना, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखती एंड फिर भी मैं प्रिंट करती ना, तो मुझे क्या मिलता, मुझे वही मिलता 10 और 20, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं मेंशन करना मतलब होता है कि स्टार्टिंग, है ना, कुछ भी नहीं मेंशन करना यानी कि स्टार्टिंग। एंड सपोज मैं लास्ट में कुछ प्रिंट नहीं करूँ, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखूं, है ना, यहाँ पर मैं ब्लैंक छोड़ दूं, तो वो समझ लेगा बाय डिफॉल्ट कि एंड तक करना है, देखो। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 20 30 40 50 तक, ठीक है। एंड अगर मैं कुछ भी नहीं दूं, है ना, स्टार्टिंग में भी कुछ नहीं दूं एंड एंड में भी कुछ नहीं दूं, तो मेरी पूरी की पूरी जो एरे है ना वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, देखो
एज इट इज प्रिंट हो गई पूरी की पूरी, है ना। तो बस यही चीज होती है स्लाइसिंग के अंदर, थोड़ा बहुत हमें इसके अंदर समझना होता है कि हम कैसे इसके अंदर वैल्यूज दें ताकि हमें एग्जैक्ट जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमें मिले, है ना। तो मैंने आपको दिखाई दिया, अब मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा स्लाइसिंग कैसे करना है ना। अब आप इसी को रेंज फंक्शन को यूज करके भी कर सकते हो, है ना। रेंज फंक्शन भी बहुत ज्यादा सिंपल है, तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये मेथड सिंपल लगता होगा तो आई विल प्रेफर कि यही वाला मेथड आप यूज करो। ओके, चाहो तो मैं आपको बता सकती हूँ, इतना ज्यादा उसके अंदर कुछ है नहीं। जैसे कि हमने फ्रॉम एरे इंपोर्ट कर दिया, एरे ले लिया हमने, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हम प्रिंट कर सकते हैं ना सारे एलिमेंट्स। तो हम अगर सपोज मैं फॉर लूप वाला लेके एंड देन डिस्प्ले करूँ तो यहाँ पर आएगा फॉर सपोज आई ले लेते हैं इन रेंज, है ना। अब हम रेंज से बना रहे हैं इसको, तो देखो रेंज से हम अगर लिखना चाहेंगे तो इसको हमें कैसे लिखना होगा, यहाँ पर रेंज 0, है ना। 0 से हम स्टार्ट करेंगे एंड कहाँ तक जाना है हमें, लेंथ ऑफ एरे तक जाना है ना। देखो यहाँ पे ये, चलो यहाँ पर लेंथ ऑफ एरे, लेंथ ऑफ एरे का मतलब क्या होता है, देखो लेंथ ऑफ एरे होता है कंप्लीट, है ना। तो कंप्लीट हमें अगर प्रिंट करवाना है तो हम ऐसे लिखते हैं, इसके बाद हम देते हैं कोलन एंड देन प्रिंट करवा देते हैं एरे एंड उसके अंदर लिख देते हैं ऐसे आई, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। फिर पूरी की पूरी आप देखोगे तो एरे हमारी जो है वो प्रिंट हो जाएगी। कैसे प्रिंट होगी, देखो ऐसे, है ना। एरे 20 30 40 50 जो भी मैंने अभी आपको बताया था वैसे ही, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ पर क्या कर लिया, पूरा प्रिंट कर लिया। एंड वैसे ही अगर हमें कितने फर्स्ट 3 एलिमेंट्स अगर प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स कैसे प्रिंट करवाएंगे, सेम वही यूज करेंगे हम, फॉर, है ना। फॉर के बाद यहाँ पर सॉरी, फॉर आई इन रेंज, है ना, फॉर आई इन रेंज। एंड इसके बाद जो है ना हमें रेंज के अंदर जो वैल्यू देनी होगी उसी पे सारा खेल है। सपोज मैं यहाँ पे 0 से लेके एंड आई विल डू टिल 3, ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ 0 से लेके 3 तक, है ना। तो अब यहाँ पर अब मैंने दिया कोलन, है ना। इसके बाद मुझे प्रिंट करना होगा व्हाट, प्रिंट आई विल प्रिंट, व्हाई इज इट हैपनिंग, सो आई डोंट नो, प्रिंट एंड यहाँ पर अंदर हम लिखेंगे क्या, एरे एंड यहाँ पर आई, है ना, आई। क्लियर है। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी, है ना, कुछ इधर, हाँ मैंने यहाँ पर क्या कर दिया एग्जैक्टली, ओके। और यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो देखो नेक्स्ट वाले में मुझे क्या चाहिए, रुको मैं ना यहाँ पर प्रिंट फंक्शन डाल देती हूँ, इसी को मैं प्रिंट में लिख देती हूँ, है ना, प्रिंट मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देखो तो क्या है, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स 10 20 30 आ गए ना। तो ऐसे ही आप रेंज फंक्शन यूज करके भी कर सकते हो। तो इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आपको स्लाइसिंग समझ में आ गई तो ये भी आप कर सकते हो, जो मेथड आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने डिस्प्ले करवाना देख लिया, है ना, देन हम एक्सेसिंग देख ली एंड देन हमने स्लाइसिंग भी देख ली। अब चलो अब देख लेते हैं हम इंसर्टिंग, ठीक है। इंसर्टिंग बहुत सिंपल है, इंसर्टिंग, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक ही हम वो फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड आप ऐसे ही समझोगे ना तो बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो अब जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा देती हूँ एरे, है ना, जो कि हमारा मतलब एरे है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, देख लो पूरा का पूरा जो एरे है ना बस वही उतना ही प्रिंट हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अब इसमें ही हम क्या करेंगे, सारे अपने जो भी है ना इंसर्टिंग अपडेट वगैरह जो भी है ना वो सब यहीं पे देख लेंगे। तो देखो अब यहाँ पर आपको कैसे करना होगा, अगर आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आप लिखोगे एरे, फिर आप डॉट लिखोगे एंड देन इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट मेथड को आपको डायरेक्टली यूज करना है। अब इंसर्ट मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको कौन से इंडेक्स पे वो वैल्यू देनी है एंड वहां पर वो वैल्यू को, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको मेंशन करनी होगी पैरेंथेसिस के अंदर। समझ में आ गया कौन सी 2 चीजें, इंडेक्सिंग और व्हाट, वैल्यू। तो मुझे बताओ यहाँ पर अगर इंडेक्स है, सपोज मुझे स्टार्टिंग में ही करना है कुछ ऐड, तो मैंने 0 दे दिया इंडेक्स और मुझे वैल्यू चाहिए 100, ठीक है, ये वैल्यू मुझे चाहिए। अब इसके बाद मैं प्रिंट करवा देती हूँ अपना एरे, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया अपना एरे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखो हुआ, है ना। पहले तो हमने अपना ऊपर वाला एरे जो है वो प्रिंट करवाया, उसके बाद जो हमने इंसर्ट किया ना उसको प्रिंट करवाया। तो बताओ है ना सिंपल, 0 पे हो गया। चलो अब 0 छोड़ के हम ट्राई करते हैं सेकेंड पोजीशन पे एंड कितना होना चाहिए, सपोज 1000, ठीक है। तो देखते हैं
सेकेंड पोजीशन देखो हो गया। अब ये सेकेंड पोजीशन नहीं है, ये क्या है, सेकेंड इंडेक्स है, ठीक है, सेकेंड ऑफ इंडेक्स है, क्योंकि ये 0, ये 1, ये 2। क्लियर हो गया। तो ऐसे आप परफॉर्म कर सकते हो इंसर्टिंग। समझ में आ गया, बस इंसर्टिंग ऐसे ही करते हैं। उसके बाद अब देख लेते हैं हम अपेंडिंग, ठीक है। देखो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे आपको हर चीज। बस क्या करना होगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपेंड, है ना। अब अपेंड के अंदर ये दो चीजें नहीं आएंगी, अपेंड के अंदर ये दो चीजें नहीं आएंगी। एग्जैक्टली अपेंड के अंदर होता क्या है पता है, अपेंड के अंदर डायरेक्टली हम जो भी वैल्यू लिखते हैं वो डायरेक्टली एट द एंड ऑफ द एरे ऐड हो जाती है ना। तो मैं अगर सपोज यहाँ पर लिख रही हूँ 2000 या 20,000, है ना, तो अगर मैंने इसको प्रिंट करवाया तो देखते हैं क्या आता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एंड में जाके मेरी वैल्यू प्रिंट हो गई, है ना। तो बस ऐसे ही होता है अपेंड के अंदर। अपेंड डायरेक्टली ऐसा फंक्शन है जो कि एंड में जाके हमारी वैल्यू को ऐड कर देता है, ठीक है ना। तो अपेंड समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हमें क्या यूज करना है, एक्सटेंड। देखो अपेंड का ड्रॉबैक क्या है, अपेंड का ड्रॉबैक ये है कि इसमें सिर्फ हम एक ही वैल्यू दे सकते हैं, है ना, एक ही वैल्यू हम इसके अंदर दे सकते हैं एंड वो ही जाके एंड में हमारी ऐड होगी। लेकिन अगर मेरे केस में मुझे दो या दो से ज्यादा अपनी एलिमेंट्स को एंड में ऐड करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, तो उस केस में हम यूज करते हैं एक्सटेंड। उस केस में हम यूज करते हैं एक्सटेंड, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 20,000, मैं यहाँ पर 33,000 लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर 4,000 लिख रही हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। देखो एट मोस्ट ऑफ वन क्या हो गया यहाँ पे, एक्सटेंड डॉट एरे। ओके ओके ओके, व्हाट वी हैव डन, ओके। अब देखो समझ में आया कैसे करना है। यहाँ पर मैं बताती हूँ हमसे मिस्टेक क्या हुई है। अब देखो हमने वैल्यूज तो दे दी, है ना, हमने वैल्यूज तो दे दी, लेकिन हमें इन वैल्यूज को लिस्ट फॉर्मेट में देना होगा, है ना, क्योंकि हम एक से ज्यादा दे रहे हैं, है ना। तो हमें इनको लिस्ट फॉर्मेट में देना होगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देना होगा स्क्वायर ब्रैकेट एंड एट द एंड ऑल्सो स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब देखते हैं एरर गया है या नहीं। एग्जैक्टली हो गया ना प्रिंट। तो बस ऐसे ही करना है आपको। तो मुझे बताओ, एक्सटेंड फंक्शन क्लियर हो गया, एक्सटेंड क्यों यूज किया जाता है ये भी क्लियर हो गया। अब देखो मैं इसी को आपको ना अपेंड के साथ लिख के दिखाती हूँ। अपेंड, ओके। अगर मैंने अपेंड लिखा और उसके बाद सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया ना, तो देखो यहाँ पर मुझे एरर आएगा, ठीक है, एरर आएगा क्योंकि अपेंड में सिर्फ हम एक ही वैल्यू को अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड लिखना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो अपेंड और एक्सटेंड का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया। ओके, तो चलो अभी हमने इंसर्ट भी कर लिया, हमने ऐड भी कर लिया, अब हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। डिलीट, तो देखो अब अगर डिलीट करना होगा तो हम क्या करेंगे। सपोज देखो यहाँ पर हमारा एरे है, ठीक है। अब देखो डिलीट करने के लिए ना दो मेथड्स होते हैं पाइथन के अंदर। वी यूज टू मेथड्स, कौन से, एक तो हम रिमूव मेथड को यूज करते हैं और एक पॉप मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों का डिफरेंस क्या है। पॉप मेथड अगर हमने यूज किया ना, तो हमने जो वैल्यू को डिलीट किया है वो हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम रिमूव मेथड को यूज करेंगे तो हमने जो डिलीट किया है वो हम रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर हमने जो डिलीट किया है वो रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, तो हम रिमूव यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो रिमूव मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बाय यूजिंग रिमूव मेथड, ठीक है। यहाँ पर अब रिमूव मेथड को कैसे यूज करेंगे, वही सब चीजें, जैसे कि यहाँ पर एरे हो गया डॉट रिमूव, है ना, एंड यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस, ऐसे मतलब यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, अब जैसे यहाँ पर रिमूव लिखा है एंड मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पर वो वैल्यू देनी है जो कि मुझे रिमूव करनी है। सपोज मैंने दे दी 40 एंड उसके बाद कर दिया प्रिंट एरे, है ना। तो देखते हैं, देखो हो गया ना, 40 डिलीट हो गया, है ना। तो बस ऐसे हम यूज करते हैं किसको, ऐसे हम यूज करते हैं रिमूव मेथड को। अब देखो अब अगर हमें पॉप मेथड को यूज करवाना है, ठीक है, पॉप मेथड, तो सिंपली यहाँ पर हम यूज करेंगे पॉप। देखो अब पॉप की एक खासियत क्या है, अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, है ना, आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं दिया, तो मैंने इसको प्रिंट करवाया ना, तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो डिलीटेड मिलेगा, देखो, है ना। तो पॉप क्या करता है ऑटोमेटिकली, अगर हमने उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं दी, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए, तो वो क्या समझ लेता है कि हमें लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको डिलीट करना है, ठीक है। एंड अगर हम चाहें तो हम उसके अंदर इंडेक्स दे सकते हैं। सपोज मैंने 2 इंडेक्स दिया
एंड देन मैंने इसको किया रन। देखो सेकेंड इंडेक्स पे हमारा 30 था, है ना, 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पे 30 था तो वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे यूज होता है रिमूव का और पॉप का। आई होप सो कि डिलीटिंग वाला भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो बस ऐसे ही हमें क्या करने हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो जो अभी तक के बेसिक ऑपरेशंस थे वो हमारे क्लियर हो चुके हैं एंड आई होप सो कि मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको। तो अब हमारा जो बचता है वो बचता है सर्चिंग, है ना। एंड बहुत सारे उसके ऊपर हम क्या देखेंगे, प्रोग्राम्स देखेंगे। उसके बाद हम मर्जिंग ऑफ टू एरेज देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल, टू डिमेंशनल, है ना। एंड ये सारी चीजें, अब जैसे कि हमने अभी मैंने एड्रेस कैलकुलेशन आपको दिखाया फॉर 1D एरे ना, तो वैसे ही अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जो कि है फॉर 2D एरे एंड 3D एरे। ठीक है, तो वो भी देखेंगे, सेम फॉर्मूला है बस थोड़ी सी डिफरेंस है, वो देख लेंगे। देन रो मेजर कॉलम मेजर है, वो भी इजी है, हम सब देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ एरे, ये तो बहुत सिंपल है। देन पॉलिनोमियल्स पे वगैरह आ जाएंगे, स्पार्स मैट्रिक्स पे। तो टू द एंड ऑफ द यूनिट हम अप्रोच करते हुए होंगे। आज मेरा एम था आपको थोड़ा बेसिक्स आपको बताना। ठीक है, एंड पाइथन में जो भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा है ना, फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस था उसमें हमने जो चीजें सीखी हैं वो थोड़ी सी आज मैंने आपको रिवाइज कराई होंगी एंड आपको याद आया होगा हमने क्या क्या पढ़ा था, है ना। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा मैं ये बोलूंगी कि आपको रिवाइज करवाने का था। एंड यस, ये सारी चीजें आएंगी, ऐसा है नहीं कि इसमें से कुछ नहीं आने वाला है। जो पढ़ाया है वो इम्पोर्टेंट ही है। एंड ये बोलूंगी कि अब तक जो यूनिट का सिंपल पार्ट था वो यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट से आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजों से डील करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स हर चीज आपको ईजी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल। एंड बस मैं आपको यही बोलूंगी कि जल्दी जल्दी आप वीडियोस को देखो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड जल्दी से मेरे 10K कंप्लीट कर दो। बहुत ज़्यादा मेहनत, ये भी मैंने वीडियो जो है ये मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ माई सिस्टम बट एवरीथिंग इज गॉन डिलीटेड बिकॉज मैंने ये जब वीडियो बनाई सेव की थी, पता नहीं क्यों डिलीट हो गई। बट चलो कोई बात नहीं, अभी मैं वापस से इसको बना के मैं आपको अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।